Assalamu alaikum viewers and welcome to my channel Study Law with Bushra. So in today's video we are going to discuss the topic of torts to person from tort law. But before starting the discussion, I request you all to please subscribe to my channel and don't forget to press the bell icon for latest updates. Do share this video with your friends and fellows and don't forget to comment your feedback. So let's move towards the discussion. Firstly, we will discuss what does the word torts to person means. Torts to person का simply मतलब ये है कि a tort is a conduct that harms the other people or their property. यानी कि tort क्या है? पर्सनल रॉन्ग है, ये तो हमें पता है. इंसान का कोई ऐसा कंडक्ट, कोई ऐसा अमल जो कि अगले बंदे को नुकसान पहुंचा रहा है, या तो अगले बंदे को डायरेक्टली उस बंदे को नुकसान पहुंचा रहा है या उस बंदे की प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचा रहा है, तो इसे हम कहते हैं टॉर्ट्स टू पर्सन विच इज़ अ प्राइवेट रॉन्ग. यानी कि किसी एक ख़ास इंडिविजुअल को नुकसान पहुंचाना, बहुत सारे लोगों को नुकसान ना पहुंचाना, किसी एक इंडिविजुअल को नुकसान पहुंचाना. अब जिस इंडिविजुअल को नुकसान पहुंचा रहे हैं तो वो बंदा फिर एग्रीव्ड पार्टी को डैमेजेस की सूरत में आप उनको रिकवरी देंगे. अब वो डैमेजेस मनी भी हो सकती है या मॉनेटरी कंपनसेशन भी हो सकती है. अब टॉर्ट लॉ के अंदर इस टॉर्ट्स टू पर्सन को 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है. सबसे पहले आता है हमारे पास ट्रेस पास टू पर्सन, ठीक है, जिसमें आता है रॉन्ग इफेक्टिंग पर्सनल सेफ्टी एंड फ्रीडम. फर्स्ट ये आ गया. उसके बाद सेकंड कैटेगरी आती है हमारे पास रॉन्ग अफेक्टिंग द रेपुटेशन ऑफ द पर्सन, जिसमें हमारे पास लेबल भी आ जाता है और स्लैंडर भी आ जाता है. थर्ड काइंड आती है हमारे पास रॉन्ग्स टू द डोमेस्टिक रिलेशनशिप. इन डोमेस्टिक रिलेशनशिप्स में हमारे पास मैरिटल राइट्स भी आ जाते हैं, पेरेंटल राइट्स भी आ जाते हैं और मास्टर एंड सर्वेंट के राइट्स भी आ जाते हैं. उसके बाद फोर्थ कैटेगरी आती है हमारे पास रॉन्ग अफेक्टिंग द स्टेटस ऑफ द पर्सन. लेकिन आज की इस वीडियो में हमारा इन फर्स्ट के साथ सिर्फ कंसर्न है जो कि रॉन्ग अफेक्टिंग पर्सनल सेफ्टी एंड फ्रीडम है. नेक्स्ट 3 वीडियो टॉपिक्स के साथ हमारा कोई कंसर्न नहीं है. इन टॉपिक्स को हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे. अब ये जो रॉन्ग अफेक्टिंग पर्सनल सेफ्टी एंड फ्रीडम है, ये फर्दर हमारे पास 4 कैटेगरीज में डिवाइड हुई हैं. नंबर 1 assault, number 2 battery, number 3 mayhem and number 4 is false imprisonment. हम वन बाय वन इनको डिस्कस करेंगे कि ये क्या चीज़ें हैं. सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि assault क्या चीज़ है. सो लेट्स मूव टूवर्ड्स द फर्स्ट कैटेगरी विच इज़ assault. सबसे पहले हम assault की डेफिनेशन देखेंगे. उसके बाद हम देखेंगे कि assault को प्रूव करने के लिए किन एसेंशियल एलिमेंट्स का होना ज़रूरी है. So, firstly, moving towards the definition of assault, according to tort law, assault is simply defined as the act of putting another person in reasonable fear or apprehension of danger. इस डेफिनेशन से हमें क्या समझ में आता है कि assault का सिंपली मतलब ये है कि आपका कोई ऐसा अमल जिससे आप अगले बंदे को एप्रीहेंशन कॉज कर रहे हो, डेंजर की, आप अगले बंदे के दिल में खौफ बिठा रहे हो, ख़तरे का खौफ बिठा रहे हो कि अगले बंदे को आपसे कोई ख़तरा है, उसको हम कहते हैं वो क्या है, असॉल्ट है. अब यहाँ पर आप उस बंदे को कोई इंजरी कॉज नहीं कर रहे, कोई हर्ट कॉज नहीं कर रहे, बल्कि आपका सिर्फ बेसिक मकसद क्या है कि आप अगले बंदे के दिल में सिर्फ खौफ बिठा दो. अब खौफ बिठाने से मुराद ये क्या है कि अगले बंदे को लगे कि आप उसको कोई नुकसान पहुंचाना चाह रहे हो, भले आप उसको नुकसान नहीं पहुंचा रहे. अब क्या चीज़ है जो असॉल्ट कॉन्स्टिट्यूट नहीं करती. अब मेयर जो हमारे वर्बल वर्ड्स हैं वो असॉल्ट कॉन्स्टिट्यूट नहीं करते. कैसे कि अगर सिंपली आप किसी बंदे की कोई इंसल्ट कर रहे हो, अगर आप किसी बंदे को बातें सुना रहे हो, तो वो चीज़ असॉल्ट के ज़ुमरे में नहीं आएगी. अब आपने इंसल्ट की, अगले बंदे को कोई एप्रीहेंशन ऑफ डेंजर तो नहीं हुआ, तो इसलिए वो असॉल्ट नहीं होगा. लेकिन हाँ, अगर आपके वर्ड्स इतने मीनिंगफुल हैं कि आपकी इंटेंशन ये है कि आपके वर्ड से दूसरे बंदे को एप्रीहेंशन ऑफ डेंजर कॉज हो, तो फिर वो चीज़ असॉल्ट के ज़ुमरे में आ जाएगी. और ये जो एप्रीहेंशन है
یہ جینون ہونا چاہیے. یعنی کہ اگر آپ کے ورڈنگ میں یا آپ کے ایکشن میں کوئی ریزنیبل فیئر کی بات نہیں ہے تو پھر وہ چیز ایزالٹ نہیں ہوگی. اگلے بندے کو کسی قسم کا کوئی خطرہ نہیں ہے, کوئی خوف نہیں ہے, تو وہ ایزالٹ میں نہیں آئے گا. فار ایگزامپل, اب ہم اس کو ایک ایگزامپل کے تھرو سمجھتے ہیں. ایک بندہ ہے, اس کے ہاتھ میں ایک سٹک ہے, ایک چھڑی ہے. اب اس نے وہ چھڑی اپنے ہاتھ میں پکڑی ہوئی ہے, اور ایک اور بندہ ہے بی جو کہ اس کے بالکل سامنے بیٹھا ہوا ہے. اب آپ نے ہاتھ میں چھڑی پکڑی ہوئی ہے, آپ کوئی ایکشن آپ کا کوئی ایسا شو نہیں کر رہا, آپ کا جیسچر کوئی شو نہیں کر رہا کہ آپ اگلے بندے کو مارنے کی پلاننگ کر رہے ہو, تو اگلے بندے کو آپ سے کوئی خطرہ نہیں ہے, تو پھر وہ ایزالٹ نہیں ہوگا. لیکن اگر آپ کے ہاتھ میں وہ چھڑی ہے اور آپ اگلے بندے کو یہ کہتے ہو کہ آئی ول بیٹ یو, میں تمہیں ماروں گا, تو پھر تب اگلے بندے کو ڈینجر کاز ہوگا, تو پھر وہ ایزالٹ ہوگا. اب دیکھنا یہ ہے کہ ایزالٹ کے لیے کن ایسینشیل ایلیمنٹس کا ہونا ضروری ہے. سو in an action for assault, the plaintiff must prove the three to four things. سب سے پہلی چیز plaintiff کو کیا پروف کرنی ہے؟ that there was some gesture or preparation which constituted a threat of force. یعنی کہ کوئی ایسا جیسچر, کوئی ایسی پریپریشن تھی, آپ کی کوئی ایسی تیاری تھی, آپ کی باڈی لینگویج یہ چیز شو کر رہی تھی کہ آپ اگلے بندے کو خطرے میں مبتلا کر رہے ہو, آپ اگلے بندے کو ڈینجر کاز کر رہے ہو, تو پھر وہ ایزالٹ ہوگا. یعنی کہ سب سے پہلی چیز جیسچر کا پروف کرنا ضروری ہے. سیکنڈ چیز آتی ہے ہمارے پاس انٹینشن, جو کہ بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ ہے. انٹینشن سے مراد کیا ہے؟ آپ کی نیت یہ ہے کہ آپ اگلے بندے کو ڈرانا چاہ رہے ہو, آپ اگلے بندے کو خوف میں مبتلا کرنا چاہ رہے ہو, تو پھر ایزالٹ کانسٹیٹیوٹ ہوگا. تھرڈ آتا ہے ہمارا, the third main essential is apprehension. apprehension کا مطلب کیا ہے؟ کہ اگلا بندہ فیئرفل ہو گیا ہے, اگلا بندہ مصیبت میں گرفتار ہو گیا ہے, اگلے بندے کو یہ خدشہ ظاہر ہو گیا ہے کہ آپ اسے کوئی نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہے ہو, تب ایزالٹ کانسٹیٹیوٹ ہوگا. سو یہ تین ایسینشیل ایلیمنٹس ہیں جن کا پروف کرنا ضروری ہے. اگر کوئی بندہ یہ تین ایسینشیل ایلیمنٹس پروف کر دیتا ہے, then he is entitled to the damages. اب ہم یہاں پر ایک کیس لا اسٹڈی کرتے ہیں, اسٹیفن ورسز میئرز 1830. اس کیس لا کے اندر کیا ہوا تھا؟ ایک پلینٹیف تھا اور ایک ڈیفینڈنٹ تھا. یہ تو ہمیں پتہ ہے کہ دو پارٹیز تھی. پلینٹیف کون تھا؟ پلینٹیف واز دا چیئرمین آف پیرش میٹنگ. پلینٹیف ایک میٹنگ کا چیئرمین تھا, رائٹ. اور اسی میٹنگ کے اندر ایک بندہ جو کہ ڈیفینڈنٹ تھا وہ موجود تھا, اور وہ میٹنگ کے اندر کافی شور و غل مچانے کی کوشش کر رہا تھا. سو یہ طے پایا کہ اس ڈیفینڈنٹ کو باہر نکال دیا جائے میٹنگ سے. لیکن ڈیفینڈنٹ نے کیا کہا کہ اس سے پہلے کہ مجھے آپ لوگ باہر نکالیں, میں اس چیئرمین کو کمرے سے باہر نکال دوں گا, اس پلینٹیف کو باہر نکال دوں گا. So the defendant immediately advanced with his fist clenched towards him. اس نے پلینٹیف کی طرف اپنا مکہ اٹھانے کی کوشش کی, لیکن وہاں پر جو چرچ وارڈن موجود تھی اس نے اس ڈیفینڈنٹ کو روک دیا تھا. اب یہاں کیا ہوا کہ اب اس نے موقع تو اس کی طرف کر دیا تھا, تو وٹنس یہ کہا کہ بھلے اس نے پلینٹیف کو کوئی نقصان نہیں پہنچایا, لیکن اس نے اسے اپریہنشن آف ڈینجر کاز کرایا ہے, اسے فیئر میں مبتلا کیا ہے, لہٰذا یہ ڈیفینڈنٹ انٹائٹلڈ ہے کہ وہ پلینٹیف کو ڈیمیجز دے گا, کیونکہ اس کی انٹینشن کیا تھی؟ پلینٹیف کو نقصان پہنچانے کی تھی. اس لیے اب پلینٹیف انٹائٹلڈ ہے ڈیمیجز کے لیے, اور ڈیفینڈنٹ اس کو ڈیمیجز پے کرے گا. یہ چیز اس کیس لا کے اندر ڈسکس ہوئی تھی. سو یہ ایزالٹ سے ریلیٹڈ بہت ہی امپورٹنٹ کیس لا ہے, اسٹیفن ورسز میئر 1830. اس کے بعد ہم چلتے ہیں اپنے سیکنڈ کیٹیگری کی طرف, جو کہ ہے بیٹری. بیٹری کو اگر ہم ڈیفائن کریں تو بیٹری کنسسٹ ان ڈائریکٹ اینڈ انڈائریکٹ ٹچنگ آف دی باڈی آف another person. یعنی کہ
टचिंग दी अनदर पर्सन's बॉडी अगेंस्ट हिज विल, किसी बंदे की मर्जी के बगैर आप किसी की बॉडी को टच कर रहे हो, किसी की बॉडी को नुकसान पहुंचा रहे हो, इंजरीज कॉज कर रहे हो। अब एजॉल्ट में क्या हुआ, सिर्फ एप्रीहेंशन ऑफ डेंजर है, लेकिन बैटरी के अंदर एक्चुअल एप्लीकेशन ऑफ फोर्स है, एक्चुअल यूज ऑफ फोर्स है। ठीक है, यहाँ पर एप्रीहेंशन ऑफ डेंजर के साथ साथ आप अगले बंदे को इंजरीज भी कॉज कर रहे हो, आप अगले बंदे को हर्ट भी कॉज कर रहे हो। इन सिंपल वर्ड्स हम ये कह सकते हैं दैट इंटेंशनल एप्लीकेशन ऑफ फोर्स टू द अनदर पर्सन विदाउट लॉफुल जस्टिफिकेशन, यानी कि सिर्फ अगर आप किसी बंदे की बॉडी को टच कर रहे हो उसको गुस्सा दिलाने के लिए, तो ये भी बैटरी में आएगा। अगर आप किसी बंदे पे पानी फेंक रहे हो, या फिर आप किसी बंदे को पत्थर से मार रहे हो, या फिर आपने किसी बंदे के हाथ से उसका पेपर खींच लिया है, या किसी यानी कोई भी ऐसा एक्शन जिससे आप उसकी बॉडी को टच कर रहे हो, तो वो चीज़ बैटरी के अंदर आएगी। अब बैटरी के लिए किन एसेंशियल एलिमेंट्स का मौजूद होना ज़रूरी है? सो इन ऑर्डर टू प्रूव एन एक्शन फॉर बैटरी द प्लेंटिव मस्ट प्रूव दैट, सबसे पहले there should be a physical touching of body whether directly or indirectly, वही बात जो हमने डेफिनेशन में की। secondly there must be the use of force to the body of that person। ठीक है, यानी स्लाइड्स अगर आप उसे धक्का भी दे रहे हो तो वो चीज़ भी बैटरी में आएगी। अब आपने फोर्स तो यूज़ की है, भले वो आराम से की है या ज़ोरदार की है, लेकिन फोर्स तो यूज़ हुई है, सो इसलिए बैटरी कॉन्स्टिट्यूट हो जाएगा। thirdly यूज ऑफ फोर्स इज इंटेंशनल, मोस्ट इंपॉर्टेंट एसेंशियल, कि आपकी नीयत थी, आपने जानबूझ कर किया, इंटेंशनली आपने उस बंदे को की तरफ फोर्स यूज की है। सो अगर ये तीन एसेंशियल एलिमेंट्स प्रूव होंगे तो फिर बैटरी कॉन्स्टिट्यूट होगी एंड द प्लेंटिव इज इंटाइटल फॉर द डैमेजेस वेदर मनी और मॉनेटरी कंपनसेशन। ठीक है, अब एजॉल्ट और बैटरी में सिंपल डिफरेंस क्या है? एजॉल्ट में जस्ट एप्रीहेंशन ऑफ डेंजर है, इंजरी नहीं है, जबकि बैटरी में एप्रीहेंशन ऑफ डेंजर के साथ साथ एक्चुअल यूज ऑफ फोर्स है, इंजरी भी कॉज हो रही है। सो ये इनका स्लाइड सा डिफरेंस है। थर्ड आता है हमारे पास, थर्ड कैटेगरी है महम। So among the personal injuries which are not causing the death of an individual, the most serious one is mayhem। ठीक है, यानी कि एजॉल्ट में एप्रीहेंशन ऑफ डेंजर हुआ, बैटरी में एक्चुअल यूज ऑफ फोर्स हुई, अब महम में इतना सीरियस इंजरीज आप कॉज कर रहे हो, सिर्फ अगले बंदे की डेथ कॉज नहीं हो रही, बाकी आपने उसको बहुत ही ज़्यादा नुकसान पहुंचाया है। सो महम को हम ये कह सकते हैं that an action for mayhem is maintainable when a person has been deprived of any fighting limb, यानी कि अगर आप किसी बंदे को उसके फाइटिंग लिम्ब से महरूम कर रहे हो। फाइटिंग लिम्ब में क्या आ गया? वो पार्ट्स ऑफ बॉडी जो बंदा अपने डिफेंस के लिए यूज़ कर रहे हैं, अगर आप उसको उस चीज़ से डिप्राइव कर रहे हो तो तब महम कंस्टिट्यूट होगा। When it is not a fighting limb, then the action would not be for mayhem but only for battery। अब यहाँ पर fighting limb में क्या क्या आ जाता है? Loss of hands of the person, किसी बंदे का आप हाथ तोड़ रहे हो, किसी की टांगे तोड़ रहे हो, किसी की उंगलियां तोड़ रहे हो, तो वो चीज़ आएगी हमारे पास महम के अंदर। अब इस महम के लिए भी किन एसेंशियल एलिमेंट्स का होना ज़रूरी है? महम को प्रूव करने के लिए किन इंग्रेडिएंट्स का होना ज़रूरी है, किन एलिमेंट्स का होना ज़रूरी है? सबसे पहला और एक ही इम्पॉर्टेंट इसका एसेंशियल है द लॉस ऑफ सम पार्ट ऑफ बॉडी विच इज़ फाइटिंग लिम्ब, यानी कि बंदे की बॉडी का कोई ऐसा हिस्सा जो वो अपने डिफेंस के लिए यूज़ कर रहा है। अब इससे मुराद क्या है? यानी कि अगर किसी बंदे का आप कान तोड़ देते हो, अगर आप किसी बंदे की नाक तोड़ देते हो, किसी की आंखों को नुकसान पहुंचा देते हो, तो वो चीज़ तो फाइटिंग लिम्ब में नहीं आ रही, वो आपके डिफेंसिव एरिया में नहीं आ रही, वो आप अपनी चीज़ें, वो पार्ट ऑफ बॉडी आप डिफेंस के लिए यूज़ नहीं कर रहे, तो उन चीज़ों में महम कॉन्स्टिट्यूट नहीं होगी। लेकिन हाँ, अगर आपने किसी बंदे का हाथ तोड़ा है, किसी बंदे की टांगें तोड़ी हैं, जो जिससे वो अपना डिफेंस कर सकता था, जिससे वो अपने आप को बचा सकता था, तो फिर महम कॉन्स्टिट्यूट होगी, अदरवाइज महम कॉन्स्टिट्यूट नहीं होगी।
लास्ट कैटेगरी है हमारे पास फॉल्स इम्प्रिजनमेंट की। फॉल्स इम्प्रिजनमेंट बहुत ही सिंपल सा, बहुत ही आसान। फॉल्स इम्प्रिजनमेंट सिंपली मीन्स द टोटल रिस्ट्रेंट ऑफ लिबर्टी, यानी कि आप किसी की आज़ादी उससे छीन रहे हो, किसी की आज़ादी में आप रुकावट डाल रहे हो। भले वो जो रिस्ट्रेंट है वो आपकी शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए है, लेकिन वो फिर भी फॉल्स इम्प्रिजनमेंट में आएगी। और क्योंकि वो लॉफुल जस्टिफिकेशन के अगेंस्ट है, लॉफुली आपने किसी बंदे को रिस्ट्रेंट नहीं किया हुआ बल्कि अनलॉफुल है, तो फिर आप लायबल होंगे डैमेजेस पे करने के लिए। सिंपली हम ये कह सकते हैं कि इम्पोजिशन ऑफ टोटल रिस्ट्रेंट फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम विदाउट लॉफुल एंड सफिशेंट कॉज और एक्सक्यूज। किसी बंदे को आप डिटेन कर रहे हो भले शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए, लेकिन लॉ के अगेंस्ट कर रहे हो, तो यू आर लायबल। अब जो रिस्ट्रेंट है वो फिजिकल भी हो सकता है या वो बाय द यूज ऑफ सम अथॉरिटी भी हो सकता है। अब फॉल्स इम्प्रिजनमेंट को प्रूव करने के लिए किन एसेंशियल एलिमेंट का होना ज़रूरी है? फॉल्स इम्प्रिजनमेंट को प्रूव करने के लिए दो एसेंशियल ज़रूरी हैं। फर्स्टली दैट दी, अच्छा प्लेंटिव को अब क्या चीज़ प्रूव करनी है? प्लेंटिव मस्ट प्रूव दैट दी ही वॉज इम्प्रिजन्ड and there was a total restraint of liberty of the person, and secondly he was detained and that detention must unlawful। यानी कि एक तो आपने एक बंदे को कैद में रखा और दूसरा वो कैद जो थी वो टोटली लॉ के अगेंस्ट थी, लॉ ने इस चीज़ की परमिशन नहीं दी हुई थी। सो अगर कोई प्लेंटिव ये दो चीज़ें कोर्ट ऑफ लॉ के अंदर प्रूव कर देता है तो देन he is entitled for the damages and defendant is liable to pay the damages to the plaintiff। ठीक है, अगर आपने फॉल्स इम्प्रिजनमेंट में ये चीज़ें प्रूव कर दी कोर्ट ऑफ लॉ के अंदर, आपने ये चीज़ बता दी, वंस द फॉल्स इम्प्रिजनमेंट इज प्रूव्ड देन द एग्जाम्पलरी एंड नॉमिनल डैमेजेस शुड बी अवॉर्डेड टू द प्लेंटिफ। अब यहाँ पर एक और बात समझने की है कि अब फॉल्स इम्प्रिजनमेंट में जो हमने रिस्ट्रेंट की बात की, तो वो कितना रिस्ट्रेंट है? अब टोटल रिस्ट्रेंट के लिए ज़रूरी है कि आप एक बंदे की आज़ादी को इस हद तक आप उससे छीन रहे हो कि वो किसी जगह से भी बाहर नहीं निकल सकता। अगर आपने किसी बंदे को एक डायरेक्शन में जाने से रोका है और वो दूसरी डायरेक्शन में जा सकता है, तो वो चीज़ टोटल रिस्ट्रेंट में नहीं आएगी। टोटल रिस्ट्रेंट का मतलब क्या है कि आपने किसी बंदे को ऐसे डिटेन किया है कि वो कहीं से भी बाहर नहीं निकल सकता, तो वो चीज़ फॉल्स इम्प्रिजनमेंट में आएगी। सो ये थी हमारी आज की डिस्कशन टॉर्ट्स टू दी पर्सन पे। आई होप कि ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक कर और कमेंट्स में मुझे अपना फीडबैक ज़रूर दें। अगर कोई कन्फ्यूजन है तो वो भी हम सॉर्ट आउट कर लेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।